जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस। जो पेपर हमारा 9 जुलाई 2024 को शाम को 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे की शिफ्ट में, यानी कि 9 तारीख की हमारी चौथी शिफ्ट का रीजनिंग का एनालिसिस होगा आज। और ये वीडियो हमारा 28वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 27 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देख लें, क्योंकि रीजनिंग में जितने भी आपको परेशानी आ सकती हैं वो सारे सवाल हमारे उस वीडियो में उपलब्ध हैं। तो फिर मेरा आपसे वादा है, अगर आप उन वीडियो को भी एक बार देख लेंगे और सवालों के पैटर्न को समझ लेंगे तो फिर आपको रीजनिंग में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा बुरा बन रहा है कि आप लोग उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं? ना तो इस पर लाइक आ रहा है, ना ही आपकी कोई प्रतिक्रिया आ रही है। कम से कम अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप वो हमें बताएं, हम उसको अवश्य करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब आज के अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। यानी कि हमारे पास ये 3 कथन दिए हैं। इन 3 कथनों को हमें पढ़ना है पहले, और फिर हमें निष्कर्ष दिए हैं। हमारे पास निष्कर्ष कितने हैं? 2 निष्कर्ष दिए हैं। अब कथनों का अनुसरण करने के बाद हमें दोनों निष्कर्षों का भी अनुसरण करना है, फिर देखना है हमें कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कथन हमारा कह रहा है कुछ स्वेटर जैकेटें हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक गोला, इसको बोल देंगे हम स्वेटर। ठीक है, स्वेटर हमारा क्या हो गया? एस। तो अब इसका इतना इतना हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? जैकेटें हो जाएंगी। ठीक है, कुछ स्वेटर हमारे पास आ गई जैकेट। अब हम देखेंगे अगला कथन है हमारे पास कुछ जैकेटें पुल ओवर हैं। तो इतनी इतनी जैकेट हमारी क्या हो जाएंगी? इतनी जैकेट हमारी हो जाएंगी पुल ओवर। इसके बाद अगला कथन कह रहा है कोई भी पुल ओवर दस्ताना नहीं है। तो कोई भी, ये जो पुल ओवर है ना, इसका दस्ताने से कोई संबंध नहीं है, और दस्ताने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लव्स। ठीक है, यानी कि जी। दस्ताना हमारा क्या हो गया? दस्ताना हमारा जी हो गया। तो कोई भी पुल ओवर हमारे पास दस्ताना नहीं है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी जैकेट दस्ताना नहीं है। तो जैकेट हमारे पास कहाँ है? जैकेट हमारे पास यहाँ है। ठीक है, कोई भी जैकेट दस्ताना नहीं है। तो जैकेट का आप देख सकते हैं इतना इतना हिस्सा जो है ना, इतना इतना हिस्सा हमारा क्या है? पुल ओवर है। और पुल ओवर का संबंध हमारा ग्लव्स से कोई भी संबंध नहीं है। तो जैकेट का हमारा इतना इतना हिस्सा पुल ओवर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कोई भी जैकेट दस्ताना नहीं है, और इसका आधा भाग जा रहा है हमारा स्वेटर में। कहाँ जा रहा है? स्वेटर में। तो हम कह देंगे कोई भी जैकेट दस्ताना नहीं है। पहला हमारा गलत है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? गलत है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है हमारे पास कुछ जैकेट पुल ओवर हैं। तो कुछ माफ करना, क्या कह रहा है? कुछ स्वेटर पुल ओवर हैं। तो कुछ स्वेटर हमारे पास है कहाँ? स्वेटर हमारे पास है यहाँ तक। ठीक है, और पुल ओवर हमारे हैं यहाँ। तो उनके बीच में हमारी जैकेटें आ रही हैं। तो कुछ स्वेटर पुल ओवर है नहीं है। तो फिर हमारे दोनों निष्कर्ष हो जाएंगे गलत। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी है। इस श्रृंखला में हम क्या करते हैं? इस आर का हम यू से तुलना करेंगे, फिर u की तुलना करने के बाद x से तुलना करेंगे, फिर x और a की तुलना करेंगे, फिर इधर जो अक्षर आएगा ना उसके पहले शब्द से हम a की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले r की तुलना करेंगे। तो r का क्रम हो जाएगा हमारे पास 18, फिर u का क्रम हो जाएगा हमारे पास 21, x का क्रम होगा हमारे पास 24, a का क्रम हो जाएगा 1। यहाँ हम देख रहे हैं इनमें अंतर हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का 3। फिर से अंतर कितना हो जाएगा? फिर अंतर हो जाएगा प्लस का 3, फिर अंतर हो जाएगा हमारा फिर प्लस का 3। तो जब हमें दिख रहा है तीनों में 3 3 का अंतर है, तो यहाँ भी जब 3 का अंतर होगा तो 3 का अंतर होने पर हमारा यहाँ हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। और 4 जैसे ही हो गया तो 4 पे हमारा अक्षर आएगा डी। कौन सा अक्षर आएगा? डी।
तो डी अक्षर हमें केवल है दूसरे में और चौथे में, तो पहले को और तीसरे को हम कैंसिल कर देंगे। अब हम दूसरे अक्षर की तुलना करेंगे, यानी कि पी की तुलना करेंगे हम एस से, और एस की तुलना करेंगे भी से, भी की तुलना फिर बाई से हो जाएगी, बाई की तुलना इधर दूसरा जो अक्षर आएगा उससे हो जाएगी। तो पी का क्रम हमारा कितना है, पी का क्रम है हमारे पास 16। उसके बाद एस का क्रम हमारे पास है 19 के बाद भी का क्रम होता है 22, फिर 22 के बाद है बाई का क्रम हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा 25। अब हम देखेंगे यहाँ भी हमारा अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, फिर अंतर 3 का हो गया, और 22 और 25 में भी अंतर 3 है, तो 25 में जब 3 का अंतर हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2। कितना हो गया 2, और जब 2 हो जाएगा तो 2 पे हमारा अक्षर होगा बी, यानी कि डी और बी। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिल रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द वांडरलस्ट के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास शब्द क्या दिया है, WANDERLUST, वांडरलस्ट। अब इसको हमें क्या है, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमारे पास आता है ए, तो हमारे पास आ जाएगा ए के बाद हमारा आएगा डी, तो फिर डी आ गया। डी के बाद आता है वर्णमाला में ई, तो हमारे पास ई आ गया। अब ई के बाद इनमें से आएगा हमारा एल, क्या आएगा एल आ गया। एल के बाद आएगा हमारे पास एन आ गया हमारा। एन के बाद हम देखेंगे क्या आएगा, एन के बाद इन सब में से हमारे पास आएगा आर, तो आर आ गया हमारे पास। अब बचा है हमारे पास एस आ जाएगा। एस के बाद आएगा टी, और टी के बाद आएगा यू, और यू के बाद जो बचा है वो आ जाएगा हमारा डब्लू। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सा ऐसा अक्षर है जिसने अपना क्रम नहीं बदला है, यानी कि वांडरलस्ट में भी उसका क्रम वही है, जो हम वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रम में लिखेंगे तब भी उसका क्रम वही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं केवल हमारा आर अक्षर है जिसकी दोनों जगह पोजीशन एक ही है, तो हम कह देंगे केवल और केवल एक अक्षर है जिसने अपना स्थान नहीं बदला है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, टी प्लस डब्ल्यू का अर्थ है टी डब्ल्यू का पिता है। यहाँ क्या होता है, इस प्लस का अर्थ हो जाता है, इस प्लस का अर्थ हो जाएगा पिता, फिर माइनस का अर्थ हो जाएगा हमारा पत्नी, फिर इंटू का अर्थ हो जाएगा भाई, फिर डिवाइड का अर्थ हो जाएगा पुत्री। केवल और केवल हमें इतना देखना होता है। फिर यहाँ क्या कह रहा है, एस प्लस टी डिवाइड यू, तो सबसे पहले एस और टी के मध्य संबंध निकालेंगे प्लस की सहायता से। तो प्लस का अर्थ क्या है, पिता, तो एस हो जाएगा टी का पिता। एस कौन हो गया, एस हो गया टी का पिता, एस प्लस हो जाएगा, यहाँ कर देंगे हम फादर। फिर टी और यू के बीच संबंध निकालेंगे डिवाइड से, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, तो टी यू की पुत्री हो जाएगी। टी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी यू की पुत्री, माइनस करेंगे यहाँ और इसको कर देंगे डॉटर। अब आप मुझे ये बताइए कि टी है ना, वो एस की भी पुत्री हो गई, लेकिन एस यहाँ हो गया पिता, और टी हमारी यू की भी पुत्री है, तो फिर यू कौन हो जाएगी, यू हो जाएगी हमारी माता। ठीक है, एस और यू दोनों आपस में हो जाएंगे पति पत्नी, यानी कि हस्बैंड। अब वो क्या पूछ रहा है, एस यू का अंकल है, एस यू का कौन है, पति है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन एस यू का भाई है, नहीं, एस यू का पति है। तीसरा ऑप्शन एस यू का पति है, बिल्कुल सही, एस यू का कौन आ रहा है, पति। ठीक है, यहाँ उसने क्या बोला था, एस और टी, एस टी का पिता है, तो एस टी का पिता है, टी के बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन यहाँ टी एस की कौन हो जाएगी, टी एस की अभी पता नहीं है, लेकिन टी एस की कौन हो जाएगी, एक संतान हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करा है, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, टी यू की पुत्री है। टी जब टी के बारे में आप क्लियर हो गया, टी कौन है, पुत्री, लेकिन टी जब एस की भी पुत्री है, ठीक है, तो फिर यू की भी पुत्री है, तो फिर यू कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। फिर इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी हमारे पास x एक आकृति है, इस आकृति को हमें पहचानना है इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में छुपी हुई आकृति है। तो सबसे पहले देखेंगे x आकृति हमारे ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1 में हमें कैसे दिख रही है, इस तरीके से इस आकृति को हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसको बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें प्रश्न आकृति x मिल गई है।
तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हमारे पास 4 अक्षर समूह दिए हैं, इनके हमें सबसे पहले वर्णमाला क्रम के क्रम लिखेंगे, उसके बाद हम देख पाएंगे कौन सा अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो सबसे पहले देखेंगे टी, टी का क्रम हमारे पास होगा 20, फिर उसके बाद है भी, भी का क्रम होगा हमारा 22, फिर है बाई, बाई का क्रम होगा 25, फिर दूसरे ऑप्शन में आएंगे पी का क्रम 16, आर का क्रम हो जाएगा 18 और टी का क्रम हो जाएगा 20। फिर तीसरे ऑप्शन में आएंगे आर का क्रम 18, टी का क्रम 20 और भी का क्रम 22। फिर चौथे ऑप्शन में एच का क्रम 8, जे का क्रम 10 और एल का क्रम 12। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ आ रहा है प्लस का 2 और यहाँ कितना है, यहाँ है प्लस का 3, यहाँ प्लस का 2, 18 और 20 में प्लस 2, 18 और 20 में फिर से प्लस 2, 20 और 22 में फिर प्लस 2, 8 और 10 में फिर प्लस 2, 10 और 12 में फिर प्लस 2, यानी कि अंतर। अब हम देख रहे हैं अंतर, तो हमारा ए वाला अंतर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ इन तीनों में अंतर सेम है, चौथे में अंतर अलग हो गया, तब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। डिवाइड को हमें किससे बदलना है, डिवाइड को बदलना है हमें इनटू से, माइनस को हम बदलेंगे प्लस से, ठीक है, फिर इनटू को बदलेंगे हम डिवाइड से और प्लस को बदलेंगे हम माइनस से। यहाँ हम 16 और 5 का इनटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80, फिर इसके बाद करेंगे हम प्लस 24 में जब 6 का हम भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमें 4 और माइनस का हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1 और इसमें 80 और प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 33 का संबंध एक निश्चित तर्क से 726 से है। 33 का संबंध एक निश्चित तर्क से 726 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 43 का संबंध 946 से है। 43 का संबंध किससे है, 946 से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 53 का संबंध किससे होगा, 53 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 33 का संबंध कितने से है, 726 से। तो 33 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 726। इसी प्रकार 43 का गुणा फिर हम 22 में करेंगे तो हमें मिलेगा 946। तो अब हमें फिर क्या है, 53 में भी 22 का ही गुणा करना पड़ेगा क्योंकि समान नियम लगेगा इनमें। तो 53 में जब 22 का अनुसरण 22 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1166, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फिर से हमारा वर्णमाला क्रम वाला प्रश्न आ गया। तो इसमें सी की तुलना करेंगे हम एफ से, एफ की तुलना करेंगे आई से और आई की तुलना करेंगे एल से। फिर यहाँ जो अक्षर आएगा, श्रृंखला आएगी, उसके पहले अक्षर से तुलना करेंगे एल की। तो सी का क्रम हमारे पास हो जाएगा 3, ई का क्रम हो जाएगा 5, आई का क्रम हो जाएगा 9 और एल का क्रम हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ हमारा एफ का क्रम कितना होगा, एफ का क्रम होगा हमारा 6, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 और 6 में 3 का अंतर, 6 और 9 में भी 3, 9 और 12 में भी 3। तो 12 में जब 3 जोड़ेंगे अगला तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15, 15 पे क्या होगा ओ। जब ओ हो जाएगा तो पहले और दूसरे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब हमें देखना है ई की तुलना करेंगे एच से, फिर एच की तुलना के से और के की तुलना एन से। ई का क्रम हो जाएगा 5, एच का क्रम हो जाएगा 8, के का क्रम हो जाएगा 11 और एन का 14। यहाँ भी हम अंतर देख रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है हमारा, 8 और 3 11 होते हैं, 11 और 3 14 होते हैं। फिर 14 में जब 3 करेंगे हम तो यहाँ मिलेगा हमें 17। तो 17 पे अक्षर आ जाएगा हमारा क्यू, कौन सा आ जाएगा क्यू, ओ क्यू। ओ क्यू हमें तीसरे ऑप्शन और चौथे ऑप्शन दोनों में मिल रहा है। तो फिर हम एक अंतिम अक्षर की तुलना करेंगे जी, जी की तुलना किससे करेंगे हम, जे से। तो जी की तुलना जब हम जे से करेंगे तो जी का क्रम होगा 7, जे का क्रम होगा हमारा 10, एम का क्रम होगा हमारा 13, फिर पी का क्रम होगा 16। यहाँ भी हम देख रहे हैं अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है हमारा 3 का, ठीक है। तो जब हम 16 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 19 और 19 पे हमारा अक्षर होता है एस, ओ क्यू एस आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। mn हमारे पास एक दर्पण है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास k पहुंच जाएगा सबसे अंत में। सबसे पहले आएगा हमारे पास z, तो z हमारे चारों ऑप्शनों में सही दिया है। z के बाद आएगा a हमारा दोनों तरफ सेम रहेगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में 3 दिया है जो कि गलत है। चौथे ऑप्शन में a की पोजीशन अपोजिट है, तो a भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर a के बाद आएगा हमारा 3 भी सही है। फिर e आएगा, e भी सही है। e के बाद आएगा p हमारा दोनों में सही है। फिर आएगा h भी हमारा दोनों में सही है। फिर आएगा k हमारा तीसरे ऑप्शन में गलत है, तो फिर बचा ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल सही है। इस तरीके से प्रत्येक अक्षर की पोजीशन देखेंगे और फिर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला है हमारे पास 3 और 7, अंतर हमारा हो गया यहाँ 4 का, ठीक है। 7 और 15 अंतर हमारा कितना हो गया, अंतर हो गया 8 का। फिर 15 और 31 अंतर हमारा कितना हो गया, अंतर हमारा हो गया 16 का। फिर 31 और 63 अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया हमारा 32। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 64। 64 को जब हम 63 में जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 127। कितना मिलेगा, 127, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। तो इसमें क्या है, W अपनी जगह पर रहेगा, P अपनी जगह पर रहेगा, इसमें प्रत्येक अक्षर अपनी जगह पर रहेंगे। बस नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा नीचे। तो W हमारा बन जाएगा M के जैसे, जो कि 1, 3 और 4 में सही है, दूसरे में E है वो हमारा गलत है। फिर हमारे पास आएगा P, ठीक है। P हमारे पास आएगा तो P की ए वाला जो गोला है ना वो इसी दिशा में रहेगा, लेकिन इसके पैर ऊपर हो जाएंगे, मतलब नीचे का हिस्सा। पहले वाले में P गलत दिया है तो इसको कैंसिल करेंगे। 3 और 4 में सही दिया है। फिर Q आएगा, Q दोनों में सही दिया है। फिर आएगा J हमारा ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही दिया है, 4 में गलत है, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक अक्षर को देखते हैं, प्रत्येक अक्षर की पोजीशन क्या है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में BACK को 4162 लिखा जाता है। क्या कह रहा है वो, BAC और K को क्या लिखा जाता है, 4, 1, 6 और 2, और CAB को 2, 1, 4 लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में K को कैसे लिखा जाएगा, तो हमें देखना है K को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन हमारे पास क्या क्या है। कॉमन हमारे पास दोनों में है A, ठीक है। A कॉमन है तो हम मान लेते हैं A के लिए हो गया 1 हमारा, इनको हटा देंगे हम। फिर हमारे पास बचा है C कॉमन, तो C से हम मान लेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर बचा है हमारे पास B, तो B से हम मान लेते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जो बचा है ना उसके लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो फिर बचता है हमारा 6 यानी कि 6, तो K के लिए हमारा हो जाएगा 6। हमें केवल जो बचा होता है ना वही वो पूछेगा हमसे। अब वो अगर आपसे कहेगा B, A या C के लिए कोड क्या होगा, तो आप इन दोनों से इन तीनों का कोड कभी भी नहीं निकाल पाओगे, और ना ही वो आपसे कभी पूछेगा। पेपर में आपसे वही पूछेगा जिसका उत्तर निकाला जा सकता होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि रेफरी और मैदान के बीच जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में है। तो बहुत ही सरल सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही सरल सवाल है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इसका उत्तर आपको बता देंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। डिवाइड को हमें किससे बदलना है, डिवाइड को बदलना है इनटू से। माइनस को बदलना है हमें प्लस से, प्लस को बदलेंगे हम माइनस से, और इनटू को बदलेंगे हम डिवाइड से। तो जब 15 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 60 मिल जाएगा। प्लस का करेंगे हम 128,
128 प्लस करने के बाद करेंगे माइनस, और 123 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 41। कितना मिल जाएगा? 41। अब 60 और 128 कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 188। 188 में से जब हम 41 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 147। कितना मिलेगा? 147, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में टाइम एंड अगेन को ZXDFMO लिखा जाता है। अभी पिछला सवाल किया था, बिल्कुल ठीक वैसा ही सवाल है। और वैल्यू योर टाइम को DFPNT भी लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टाइम को कैसे लिखा जाएगा? इन दोनों में केवल और केवल हमारे पास टाइम कॉमन है। क्या कॉमन है? टाइम कॉमन है। तो टाइम को हम देखेंगे, दोनों साइड कॉमन क्या है, तो दोनों तरफ हमारे पास कॉमन है D और F। क्या कॉमन है? D और F। तो टाइम को हम लिख देंगे DF, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। इस तरीके से कॉमन कॉमन जो होता है उनको कैंसिल कर देते हैं, या फिर दोनों साइड जो कॉमन होता है उससे हमसे जो पूछता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, इन चारों में एक एक आकृतियाँ दी हैं, तो उन आकृतियों के बीच हमें संबंध निकालना है। संबंध इनमें क्या कह रहा है? 4, 2 और 8। तो 4 और 2 का जब हम करेंगे गुणा तो हमें मिल जाएगा 8। इसी प्रकार 6 और 4 का गुणा करने पर मिलेगा 24। 8 और 6 का गुणा करने पर 48। 10 और 8 का गुणा करने पर 80। तो अब हम देखेंगे 14 और 10 का गुणा करेंगे हम, तो हमें मिल गया 140। ठीक है, कितना मिल गया हमें? 140, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब देखेंगे 12 इंटू करेंगे हम 10। कितना करेंगे? 12 इंटू 10, तो हमें मिलना चाहिए 120, लेकिन यहाँ हमारा गलत है। अब हम और देखेंगे तीसरे ऑप्शन में 12 इंटू करेंगे हम 10, तो हमें मिल रहा है 120। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। अब आप खेल देखिए एसएससी का, हमारा पहला ऑप्शन भी सही है और हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस कंडीशन में इस सवाल का क्या होगा? ये सवाल वो लोग कर देंगे कैंसिल, और इस सवाल को कैंसिल करने के बाद इसका जो नंबर मिलेगा वो सब लोगों को नंबर दिया जाएगा। फिर चाहे ये सवाल गलत किया हो, चाहे ये सवाल किसी ने सही किया हो। ठीक है, एक ही सवाल के 2 उत्तर आ चुके हैं यहाँ पर, पहला और तीसरा। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से आप लोगों को सवाल करना है। पेपर में कई बार हो जाता है एक ही सवाल के 2 उत्तर मिलते हैं हमें। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इस आकृति में हमें आयतों की संख्या देखनी है। तो आयतों की संख्या देखेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक आकृति वाले आयत। तो एक आकृति वाला आयत है हमारे पास 1, 2, 3 और एक पूरा हमारा ए वाला आयत होगा 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। एक आकृति वाले आयत कितने हो गए हमारे पास? 6। अब हम देखेंगे 2 आकृति वाले। तो 2 आकृति वाला आयत बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा 2 और 3। ठीक है, 2 आकृति वाला बनेगा 2 और 3। फिर दूसरा बनेगा हमारे पास 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 कितने हो गए? 3 और 4। फिर हमारे पास बनेगा 4 और 5। एक आयत हमारा 4 और 5 ए वाला भी बनेगा पूरा आयत। ठीक है, एक आयत बन गया हमारा 4 और 5, और अंत में हमारे पास एक आयत और बनेगा 3 आकृति वाला। 3 आकृति वाला आयत बनेगा 2, 3 और 4। ठीक है, कौन सा? 2, 3 और 4। कुल आयत हमारे पास कितने हो गए? 6, 7, 8, 9 और 10। कुल आयतों की संख्या आ गई हमारे पास 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ARTW Y और Z अंकित हैं। निम्न आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर A वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? हमारे पास A के विपरीत देखना है हमें, A के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो A के विपरीत, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि A के विपरीत Y होगा। तो A के विपरीत अक्षर निकालने के लिए हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास है दोनों में Z। तो Z कॉमन है, तो Z से हम शुरुआत करके इसको हम घड़ी की दिशा में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा Z, फिर आएगा पहले वाले पासे में हम देखेंगे Z के बाद आएगा हमारे पास A। ठीक है, फिर A के बाद आएगा हमारे पास R। फिर दूसरे वाले पासे में देखेंगे तो Z के बाद आएगा हमारे पास Y,
और बाई के बाद आएगा हमारे पास टी। इस तरीके से हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत हम कह देंगे ए के विपरीत हो जाएगा बाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। बीच में आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आपको जो कॉमन मिल जाए तो फिर आप उसको एक साइड लिखेंगे, फिर उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे, जेड के बाद ए के बाद आर, फिर उन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो फिर आपसे जिसका पूछेगा उसका आप बड़ी आसानी से बता देंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर डी एफ आई और के का संबंध ई जी जे और एल से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार जी आई एल और एन एच जे एम ओ से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एम ओ आर टी का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये दोनों जो हमारे पास युग्म दिए हैं ना, इन दोनों युग्मों में हमारा समान संबंध होगा। ठीक है, समान संबंध होगा तो इन दोनों में हम नियम चेक कर लेंगे, उसके बाद वही नियम हम लगा देंगे इसमें। अब यहाँ हमसे कह रहा है डी, पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना, डी के बाद आता है ई, ठीक है, एफ के बाद आता है जी, आई के बाद आता है जे और के के बाद आता है एल, यानी कि वर्णमाला में +1 हो रहा है हमारा। तो एम के बाद हमारे पास क्या आएगा, एम के बाद आता है हमारा एन, ओ के बाद आता है हमारा पी, आर के बाद आता है हमारे पास एस और टी के बाद आता है हमारे पास यू वर्णमाला में। तो एन पी एस यू ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था, यानी कि आज, ठीक है, आज -10 दिन करेंगे तो हमें मिल जाएगा रविवार। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रविवार। और 6 दिन बाद मंगलवार होगा। आज से 6 दिन बाद यानी कि प्लस, तो हमारा क्या होगा, मंगलवार। तो हमें आज निकालना है, आज कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आज से 6 दिन बाद। ठीक है, आज से 6 दिन बाद का क्या मतलब है, आज से 6 दिन बाद का मतलब है आप एक दिन पीछे आ जाओ। ठीक है, आज से 6 दिन बाद का मतलब होता है एक दिन आप पीछे आ जाओ, क्योंकि कुल 7 दिनों बाद वही दिन हमारा फिर से रिपीट होता है। तो आज से अगर हम एक दिन पीछे जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है मंगलवार। आज से एक दिन पीछे मतलब जो पुराना दिन बीत गया उस दिन को हमारा मंगलवार था, तो आज हमारा बुधवार नहीं होगा क्या, तो फिर आज हमारा क्या हो जाएगा, आज हमारा हो जाएगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो वो प्रश्न में हमसे कह रहा है आज से 10 दिन बाद रविवार है, सॉरी आज से 10 दिन पहले हमारा रविवार है, हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है आज से 6 दिन बाद हमारा मंगलवार है। ठीक है, अब 6 दिन बाद का मतलब होता है या तो आप एक दिन पीछे चले जाओ या फिर 6 दिन आप आगे बढ़ जाओ। अगर आज से 6 दिन बाद मंगलवार है तो आप सरल भाषा में एक दिन अगर पीछे बढ़ जाएंगे तो मतलब पिछला जो दिन था वो मंगलवार का था, तो आज क्या होगा, तो फिर आज हमारा हो जाएगा बुधवार, क्योंकि 7 दिनों बाद हमारा फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं, यानी कि 6, 12 और 72। उसके बाद हम देखेंगे 8, 16 और 96, मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध है वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किसमें है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि 6 और 12 का हम करेंगे गुणा तो हमारा हो जाएगा 72 बहुत आसानी से, लेकिन 8 और 16 का जब गुणा करेंगे तो हमारा होगा 128, लेकिन यहाँ है हमारे पास 96 अकेला, तो फिर हमारा गुणा वाला नियम यहाँ पर आकर फेल हो जाएगा। इन दोनों में क्या है, एक सा नियम लगता है हमेशा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 6 और 1 हमारा हो गया 7 और 2 को हमने लिख दिया ऐसे की ऐसा, फिर 8 और 1 हो गए हमारे पास 9, 6 को हमने लिख दिया ऐसा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में हो रहा है, 7 और 2 9, 9 और 8 98, लेकिन यहाँ दिया है 144। फिर 12 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 14, 14 के बाद आ जाएगा 4 यानी कि 144, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 सही हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। माइनस को हमें करना है प्लस, ठीक है, डिवाइड को हमें करना है इनटू, प्लस को कर देंगे माइनस और इनटू को कर देंगे हम डिवाइड। तो सबसे पहले 14, उसके बाद करेंगे हम 15 और 2 का गुणा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 14, उसके बाद 15 और 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 30। फिर करेंगे हम माइनस 56 में हम लगाएंगे 14 का भाग तो हमें मिलेगा 4। कितना मिलेगा 4। अब 14 और 30 हमारे हो जाएंगे 44। कितने हो गए 44। और 44 में से जब 4 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 40, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है और गुणन की अनुमति नहीं है। यानी हमारे पास x जो आकृति दी है ना, उस x आकृति को हमें इन 4 ऑप्शनों में से देखना है किस ऑप्शन में हमें दिख रही है, और इस आकृति को हमें घुमाने की परमिशन नहीं है। तो ये आकृति हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में हमें मिल रही है। कैसे मिल रही है, पहली लाइन हमने ऐसे खींची, फिर हम इसको बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बन गया, इसके बाद इस तरीके से हमारी ये आकृति बनेगी। ठीक है, तो प्रश्न की x आकृति हमारे ऑप्शन नंबर 1 में छुपी हुई है। अब बढ़ेंगे हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले यहाँ हम अंतर देखेंगे 112 और 113। अंतर हो गया हमारा प्लस का 1। 113 और 122 अंतर हो गया हमारा प्लस का 9। 122 और 147 अंतर हो गया हमारा 25। फिर 147 और 196 अंतर कितना हो गया हमारा, अंतर हो गया हमारा 49 का। हम देख रहे हैं ए हमारा हो गया 1 का स्क्वायर, 9 हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, 25 हमारा हो गया 5 का स्क्वायर, 49 हमारा हो गया 7 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 1 3 5 7, फिर हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 81 को जब हम 196 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 277। कितना मिल जाएगा 277। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम अंतर निकालने के बाद भी फिर देखेंगे इसमें क्या नियम लग रहा है, फिर हम उसी नियम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का, वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।